नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों। आज रीतिकाल पर बात करते हैं। रीतिकाल के एक बहुत प्रसिद्ध कवि देव की रचना। देव ने प्रकृति का भी, श्रृंगार का भी अनेकानेक छंदों में मनमोहक वर्णन किया। आज मैं देव का एक छंद लेकर आया हूं और वो छंद प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति के साथ श्रृंगार की पुट भी आ गई है, क्योंकि देखें, डारी द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव, सुमन झबूला सोहे तन छवि भारी दे। आगे कहते हैं, पवन झुलावे केकी कीर बतलावे देव, और कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। और मदन महीपजू को बालक बसंत, ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। साथियों, बड़ा सुंदर वर्णन। प्रकृति का मानवीकरण है, चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता विद्यमान है। बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु को हमारे यहां ऋतुराज कहा जाता है। जाड़ा समाप्त हो जाता है, गर्मी का आगमन होता है, सरसों खिल जाते हैं, आम में बौरें आ जाती हैं। कामोद्दीपक ऋतु है, वासनाओं को जन्म देती है। तो ये बसंत ऋतु के लिए कवि ने क्या कहा? मदन महीप जू को बालक बसंत। यही शुरुआत करते हैं। बालक बसंत, बसंत को उन्होंने बालक मान लिया। यहां ऋतुराज नहीं कहा, बालक मान लिया। कोमलता का वर्णन है, चारों तरफ खिली हुई प्रकृति की सुहावनी छटा। और वो बालक है कौन, किसका बेटा है? कहते हैं मदन महीप जू को। मदन कहते कामदेव, महीप माने राजा, राजा कामदेव है। मदन महीप जू को, महीप राजा कामदेव जी का बालक बसंत, बसंत उनका पुत्र है। क्यों? कामदेव के कई बाण कहे गए हैं। काम की भावना ही बसंत का उद्दीप्त होती है। बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में कामोद्दीपक भावनाएं प्रज्वलित होती है। किसी कवि ने कहा था, या ही बसंत मां बौरी गे आम, सखी सब सुंदर चीर रंगई हैं। गूंजेंगे भृंग किलोलेंगी कोकिल, अरे मंजू लता सुलता लिपटई हैं। योगी यति सती तपसी, सबके मन में बिरहा सरसई हैं। यारी सखी विष खाए मरो, जो बसंत के अंत लो कंत नाई है। ये बसंत ऋतु है ना? कूलन में, केली में, कछारन में, कंजन में। और कवि अंतिम लाइन में कहता है, अरे बनन में बागन में बगरो बसंत है। जंगल में, बागों में, हर जगह बसंत की छटा बिखेर दी है। बस उसी छटा का वर्णन है। चारों तरफ बसंत है। आप मान लीजिए अपने को बगीचे में खड़े हैं और देख रहे हैं बालक बसंत को, जो क्या कर रहा है? बसंत राजा का बेटा है, मदन महीप, मदन राजा कामदेव का पुत्र है। अब राजा का बेटा है तो स्वाभाविक है तमाम सुख साधन के होंगे उसके। अब उसके लिए देखें क्या किया गया? डारी द्रुम पलना, डारी डाले, द्रुम पेड़, जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे भरे, ये पेड़ ही उस कामदेव के पुत्र बसंत का पलना, पलन कह सकते हो। वैसे बच्चे के लिए पालना होता है, पढ़ा है ना सूरदास का, जसोदा हरि पालने झूला में। छोटे बच्चे को बालक कहा है, शिशु कहा है। कहते हैं डारी द्रुम पलना। वो बगीचे के तमाम चारों तरफ के पेड़ों को देखता है, कह रहा ये पेड़ क्या है? पूरा रूपक हो गया। डारी द्रुम पलना, द्रुम माने पेड़, पेड़ों का ही पलना है। ये जितने पेड़ हैं इनको समझ लो पालना बनाए गए हैं। ये पालना किसके हैं? कामदेव के बेटे बसंत की। पलना तो हो गया। अच्छा एक बात होता है, डारी में दो अर्थ हैं।
स्लेस भी कह सकते हैं। एक तो डाल, पेड़ों की डालें, और दूसरा डाल माने डाल दिया गया है। लोग कहते हैं कुर्सी डाल दो, तखत डाल दो, है ना। तो डाल ध्रुव पलना, पेड़ों के पालना है। अब पालने तो पड़ गए, अब पालने में बच्चे को लिटाना है। बच्चा कोमल होता है, शिशु मुलायम होता है, तो क्या करना होगा? कोई बिस्तर तो बिछाना होगा। अरे भाई, डनलप का गद्दा न सही, रुई का गद्दा सही, कुछ कोमल वस्त्र तो चाहिए बिछाने के लिए। बोले बिछौना क्या है? बोले बिछौना नव पल्लव के, पेड़ों पर, पेड़ तो हो गए पालना, और नए नए कोमल पत्ते जो पेड़ों पे निकल आए हैं बसंत में, पतझड़ के बाद, वही उसके बिछौना है, वही उसका बिस्तर है, वही उसका गद्दा है। गद्दा बिछा हुआ है, पालना क्या हुआ? पालना हुआ पेड़ की डालें, और बिछौना हो गए नए नए पत्ते। अब क्या होता है? बच्चे को लिटाना है ना, दारिद्रुम पलना, बिछौना न वो पल्लव के। प्राय बच्चे को सुबह स्नान ध्यान करा के जब माँ लिटाती है दोबारा सोने के लिए, बच्चा जल्दी जग जाता है, तो कहते हैं फिर अब सुमन झबूला सो है। पेड़ सज गए, पालना सज गया, पालने में बिस्तर बिछ गया, अब बच्चे को सजा दें, उसका तो मेकअप होना है। सुमन झबूला सो है। अब देखिए आप, तमाम पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं। कवि की कल्पना है, ये फूल क्या है? ये सुमन जो है, झबूला, झबूला एक शब्द कपड़ा होता है, झबला कहा करते थे हमारे यहाँ। हो सकता है आपने पूछा, ढीला ढाला बच्चे को पहना दिया जाता है। सुमन, ये फूल ही उसकी झबूला है, वही झबला है जो शोभायमान हो रहे हैं। जब बच्चा ढीला ढाला झबला पहन लेता था, तमाम झालर लगी होती थी, तो सुमन झबूला सो है। उससे क्या हुआ? बोले तन छवि भारी दे। तन माने शरीर में, छवि माने सुंदरता को भारी बढ़ा दिया है। अर्थात जब बच्चे ने झबला पहना तो वो बहुत सुंदर लगने लगा, बहुत आकर्षक लगने लगा, मनमोहक लगने लगा, मनोहारी लगने लगा, क्योंकि उसने फूलों का, सुंदर रंग बिरंगे फूलों का झबला पहन रखा है। यहां तक तो ठीक हो गया। अब बच्चे को लिटा दिया गया। पवन झुलावे, जब बच्चा झबले लेट जाता है तब इसको झुलाने की बात आती है। जसोदा हरि पालने झुलावे, मैंने कहा था पालना झुलाया जाता है धीरे धीरे, तो कहते हैं पवन झुलावे। बसंत ऋतु में चलने वाली हवा ही कवि की कल्पना है, उस बसंत रूपी बालक के पालने को हिला रही है। ध्यान रखिएगा, पालन पेड़ हैं, पलना पेड़ है, और पेड़ में जब हवा चलती है, पत्तियां हिलती हैं, फूल हिलते हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो ये पालना हिलाया जा रहा है। कामदेव के पुत्र बसंत को सुमन झबूला सो है, तन छवि भारी दे, पवन झुलावे, हवा झुला रही है, और केकी कीर बतरावे देव। अब देखिए, बसंत के दो पक्षियों को ले लिया, एक केकी को ले लिया, एक कीर को ले लिया। केकी कहते हैं मोर को। मोर क्या कर रहा है? कीर। इन बसंत में ये दोनों ही बोला करते हैं, तोता बोलता है, मोर बोलता है। बोले ऐसा लगता है बच्चे को लिटा दिया गया है, बच्चा एकदम सोया नहीं जाता, उससे बातें की जाती हैं नाना प्रकार की, चाहे वो लोरी गा करके, केकी कीर, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं देव। और कोकिल हलावे, बहुत सुंदर बात है, कोयल की मीठी बोली है, वो उसको हिला भी रही है बच्चे को, ताकि सो जाए, थपकी ऐसी देने वाली। कोकिल हिलावे हुलसावे, उसको प्रसन्न भी कर रही है अपनी बातों से। कोकिल हिलावे हुलसावे, कैसे? कर तारी दे। उस कोकिल की बीच बीच की मधुर आवाज, ऐसा लगता है ताली बजा बजा करके बच्चे को खिलाने का, मुस्कुराने लगे बच्चा, नींद में आ जाए बच्चा, उस प्रकार उसको तमाम प्रकार के आह्लादित और प्रसन्न कर रही है कोयलें। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। देखिएगा, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा खाली ऐसे मत लिखिए ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा की मधुरता कविता में, काव्य में, छंद में दर्शनीय है। कवित्व छंद है कविता में, आप बताएं नहीं, आप कवित्व छंद है। अब आप देखें, आप यहाँ पर आप मानवीकरण अलंकार आपको मिलेगा। बालक को ही देख लिया गया, मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक, ये आपको अलंकार मिलेंगे। पवन झुलावे, केकी कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे, हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। क्या बात है, भारतीय परंपरा देखिए आप, उतारो करे राई नोन। नोन कहते नमक, राई और नोन,
साथियों, कम से कम अधिकांश घर में 90% आप अपने घरों में जानकारी कीजिएगा। विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन तमाम सारे जो प्रांत आसपास के हैं, ये सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। ये राई लोन नज़र उतारने के काम आता है। बच्चा जब छोटा होता है, कभी रोने लगा, कभी कुछ हो गया, बीमार पड़ गया, लोग कहते हैं इसको नज़र लग गई होगी। तो उसमें होता क्या, राई जानते हैं ना, काली सरसों, नमक, हमारे यहाँ तो उसमें और की एक लाल मिर्च डाल दी जाती है, 1-2, हल्का सा नमक डाल दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें लेकर के माँ या कोई बच्चे के ऊपर उतार देता है और आग के ऊपर डाल देता है। और ये एक मान्यता है, टोटका है। हमारी दादी कहा करती थी, जब किसी को राई लोन उतरता था और कभी कभी झार नहीं आती थी, क्योंकि जब मिर्चा आग में डाला जाएगा तो झार नहीं आती। पता नहीं क्यों, कि कोई कौन सा कारण रहा हो, कहती थी अगर झार नहीं आई इसका मतलब बच्चे को नजर लगी है। और इस तरीके से तो कोकिल, अब देखिए आप, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, पूरित पराग, पेड़ों से जो फूल हैं उनमें पराग झर रहा है, बसंत है, पराग झरते हुए पराग को देखकर कवि की ये कल्पना है, ये पराग नहीं बल्कि राई लोन उतारा जा रहा है। और उतारने वाली महिलाएं होती हैं, कौन है, कंजकली नायिका। कंजकली, कमल की कलियां जो खिली हुई हैं, उन्होंने ऐसा लगा उनका जो पराग गिर रहा है, वो पराग से ही इस मदन महीप के पुत्र बसंत की नजर उतारने के लिए राई लोन उतार रही है। और एक बात, हमारे भारत में कितनी सुंदर भारतीय संस्कृत का चित्रण है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दय। साथियों, इस जगह पाठांतर है, कई किताबों में आपको मिलता है लतान पुचकारी दय। आपकी परीक्षा में जो आए या आपकी किताब में जो हो, अगर पुचकारी, तो जो लताएं हैं, नायिका लताएं वो क्या कर रही हैं, सिर सारी दय, अपने सर पर साड़ी रख करके, क्योंकि पेड़ की मीठी लताएं हैं, लता के ऊपर तमाम सारे कपड़े कह रहा हूँ, पत्तियां हैं, तो ऐसा लगता है उसने सर के ऊपर साड़ी का पल्लू रख लिया है। भारत की नारी अपने सर पर पल्लू रखती है तभी सुंदर लगती है। लतान सिर सारी दय। और अगर पुचकारी दय आता है आपकी किताब में है, तो लताएं जो नायिका हैं वो सब लोग इस बच्चे की राई लोन उतारते हुए पुचकारी ले करके उसे खिलाने का, लिटाने का प्रयास कर रही हैं। किसको, मदन महीप जू को बालक बसंत। अरे मदन महीप, राजा कामदेव के पुत्र बसंत को सो तो गया है, अब सुबह जगाने की बात है। जगाता कौन है, देखिए आप, प्राकृतिक कहते हैं प्रातः ही जगावत। प्रातः सवेरा होते ही बच्चा जग जाता है। किसने जगाया, आवाज कौन आई, कौन जगाने गया था, अलार्म नहीं, बोले प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। जब गुलाब की कली खिलती है तो धीरज से आवाज होती है, चट से। तो ये कहते हैं चट की आवाज बच्चे को पुचकार करके, दुलार करके, आवाजें दे करके धीरे धीरे माँ बड़े प्रेम से जगाती है। गुलाब का फूल स्वयं बच्चे की जगाने का प्रयास कर रहा है। ये सुंदर कविता थी, प्रकृति का वर्णन है, शांत रस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कामदेव की बात आई है, नायिकाओं की बात आई है, श्रृंगार का पुट आप ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अलंकार, माधुर्य गुण आपको दिखाई देगा, लोग प्रसाद गुण मान लेते हैं प्रकृति का वर्णन होने के कारण। तो ये सारी कविता और छंद कविदेव का है। कविदेव रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में किसी टाइम में संकलित था, अब मुझे नहीं पता कई साल हो गए मुझे छोड़े हुए, अब इसकी स्थिति क्या है, और तमाम जगह पर है। कई लोगों ने निवेदन किया था, मैंने आज आपको इसका प्रस्तुत किया। और इन्हीं शब्दों के साथ, इस ब्रज भाषा की सुंदर मधुरम छंद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।